students, we are going to learn about type of organizational structure. हमने ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ये सब पढ़ा चुके हैं. आप उसको पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसके दो टाइप होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर थोड़े में समझाया था. अब यहाँ पे हम आपको ब्रीफ में समझाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फंक्शनल स्ट्रक्चर, when the activity or job are grouped keeping in mind for the functional on or the job, then is called a functional structure. functional structure क्या होता है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जब एक तरीके की जॉब मतलब जो भी जॉब एक तरीके के होते हैं या एक तरीके के फंक्शन के जितने भी जॉब होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट में कर दिया जाए, उसे ही फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि प्रोडक्शन में जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब्स होंगे, वर्क होंगे, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा. जितने भी सेल्स से रिलेटेड जॉब्स होंगे, वर्क होंगे, उनको सेल्स डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा. इसे ही हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन मतलब प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस, मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, रिसर्च. तो जितने भी ये सब एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शन है, वर्क है एक तरीके के, तो इसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कर दिया गया. और जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब्स हैं, वर्क हैं, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दिया. जितने फाइनेंस से रिलेटेड जॉब है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन सब वर्क को एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर दिया गया. परचेज से रिलेटेड जितने भी वर्क्स है, जॉब है, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज इनपुट एंड रिकॉर्ड मशीनरी, रिकॉर्ड ऑफ परचेज, इन सबको एक डिपार्टमेंट में कर दिया गया. तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में जितने भी एक तरीके के वर्क्स, जॉब होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनको एक डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है. उसे ही फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है. तो चलिए हम अब इसके एडवांटेज पढ़ते हैं. एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, स्पेशलाइजेशन. When the activity are grouped according to type of function, then all the activity are related to one type only. जैसे कि इसमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटी कर दिया जाता है कि जितने भी टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें एक ग्रुप में कर दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट में कर दिया. सो द स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट कैन बी हायर टू सुपरवाइज दोज एक्टिविटी. इसीलिए यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर किया जाता है इन सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने के लिए कि ये काम अच्छे तरीके से स्पेशलाइजेशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ईजी सुपरवाइजर, द सुपरवाइजर बिकम फैमिलियर विद द टाइप ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म बिकॉज ऑल द टास्क आर रिलेटेड टू वन फंक्शन ओनली. यहाँ पे सुपरवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही सिंपली तरीके से सुपरवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्क्स हैं, फंक्शन, एक्टिविटी, वो सब एक तरीके के होते हैं. तो यहाँ पे सुपरवाइज करने में बहुत ही ईजी होता है. तो चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं. ईजी coordination, the department performed in functional structure are interdependent on each other, which mean the activity of one department upon the performance of the other department. यहाँ पे easy coordination होता है, क्योंकि एक तरीके के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं या जो अलग, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक परचेज डिपार्टमेंट में और सेल्स डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक काम अच्छे से नहीं होगा. तो यहाँ पे बहुत ही इजी होता है कोऑर्डिनेशन में. अब चलिए फोर्थ पढ़ते हैं. इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल इफिशियंसी. मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन. जैसे कि मैनेजर जो जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है, वो जितने भी परचेज डिपार्टमेंट के जितने भी वर्क्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं, बार बार वो काम करता है. तो इसलिए उसमें वो स्पेशलाइज हो जाता है, उसका जो भी स्किल है इम्प्रूव हो जाता है, इफिशियंट तरीके से वो अपना काम करता रहता है. Effective training, it make training of employee more easy as they are trained in limit type of skill. यहाँ पे इफेक्टिव ट्रेनिंग मिल जाता है कि अगर वो एक ही तरीके के जॉब करते रहते हैं तो उनको वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेन हो जाते हैं अपने जॉब्स में. अब चलिए पढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल.
द डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज इन देयर ओन वे ओनली। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एक डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, एम्प्लॉई है, वो बार बार एक ही काम करते हैं, तो उसमें बस एक चीज़ में वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और अदर चीज़ उनको नहीं उतने अच्छे से आती है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसएडवांटेज है। दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्टस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। वो बस अपने डिपार्टमेंट के ही काम करते रहते हैं, होल ऑर्गेनाइजेशन से प्रोस्पेक्टस से उनसे उतना लेना देना नहीं रहता, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसएडवांटेज है। अब चलिए पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। When the coordination decrease and result in delay of decision। जब कोऑर्डिनेशन एक से दूसरे डिपार्टमेंट में कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तब रिजल्ट आने में डिले हो जाता है या डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। डिपार्टमेंट हेड एटीट्यूड्स। द डिपार्टमेंट हेड स्टार्ट थिंकिंग देयर डिपार्टमेंट एज द फंक्शनल एम्पायर एंड सी लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एमंग वेरियस डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिपार्टमेंट जो हेड है उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा है सबसे ज़्यादा, और अदर डिपार्टमेंट से कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉट अचीव देन इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी वन डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर दिस बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट आर इंटर रिलेटेड। यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होता है तो हमें कौन से डिपार्टमेंट ने गलती की वजह से ये सब हुआ है कि हम वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, इसीलिए हमें फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट के अच्छे से काम न करने की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ। ये हमें फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती है, यही है डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। चलिए तो पढ़ते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड इन प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बड़े साइज की है और वो एक से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो उसे हम डिविजनल स्ट्रक्चर में रखते हैं। जैसे कि शैम्पू अगर कोई कंपनी बना रही है तो वो सोप भी बनाती है, वो डिटर्जेंट पाउडर भी बनाती है, वो क्रीम भी बनाती है, तो ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में कर देंगे, उसे ही हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। हम अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन एक्टिविटी रिलेटेड टू वन डिपार्टमेंट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट के ग्रुप हम एक डिपार्टमेंट में कर देते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ से समझते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, यहाँ पे प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है ये सब रिलेटेड होते हैं फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन करना, परचेज करना, मार्केटिंग करना, फाइनेंस करना, तो इन्हें एक डिपार्टमेंट में कर दिया गया। यहाँ कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, जैसे कि प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सबको एक डिपार्टमेंट में कर दिया। मेडिसिन, जैसे प्रोडक्ट, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सबको एक डिपार्टमेंट में कर दिया गया। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई शैम्पू बनाता है, मतलब शैम्पू बनाता है, तो सोप बनाता है, डिटर्जेंट पाउडर बनाता है, उन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट, दूसरे प्रोडक्ट का दूसरे डिपार्टमेंट, उसे ही हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेज। प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। मतलब कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शन है एक तरीके के, उसे एक डिपार्टमेंट में हम कर देते हैं। विच ब्रिंग इंटरग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटी। इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन आर टेकन मच फास्टर इन डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में डिसीजन बहुत ही फास्ट तरीके से लिया जाता है। बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंट ऑन अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं होते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन हम बहुत ही फास्टली तरीके से ले लेते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हैं। अकाउंटेबिलिटी, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन ईजी बी। यहाँ पे जो भी मतलब इसमें बहुत ही जल्दी हम अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते थे, हम उन्हें बहुत ही ज़्यादा पास से इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसे हमें उनके परफॉर्मेंस के बारे में पता होता है कि वो कौन सी एम्प्लॉय किस तरीके से काम करता है। सॉरी। फ्लेक्सिबिलिटी, फास्ट डिसीजन मेकिंग, डिले टू फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे
फास्ट डिसीजन लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके के काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पे हम अदर डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो हम बहुत ही फास्ट तरीके से डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर्ड ऑल द रिसोर्सेज एट वेरी डिविजनल। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आपने यहाँ पे देखा कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन चाहिए, परचेस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, सारे डिपार्टमेंट चाहिए, और ये कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में भी यही सब चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को चाहे वो शैम्पू बनाए चाहे सोप बनाए, उन सबको परचेस डिपार्टमेंट चाहिए कि रॉ मटेरियल परचेस करें, मार्केटिंग चाहिए कि भाई हम अपने शैम्पू में मार्केट में कौन कौन सा नए नए फ्लेवर्स के शैम्पू आ रहे हैं, कौन से साइज़ के आ रहे हैं, तो इन सबको, तो हर डिपार्टमेंट को वो रिसोर्सेज चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। यही यहाँ पे डिसएडवांटेज है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट, हर डिपार्टमेंट वो बस अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है। ओनली दे फेल टू कीप देमसेल्फ अ पार्ट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, वो मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन पे न ध्यान दे के ज़्यादा बस अपने प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट पे वो ध्यान देते रहें। कॉन्फ्लिक्ट ऑन लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो जाती, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अपना अपना रिसोर्सेज चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यही इसके डिसएडवांटेज है। अब चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन द मैनेजर आर कैरी ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, देन as a result of organization process and organization structure create to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organization structure. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की फॉलो किया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल एंड रेगुलेशन सेट किया गया रहता है मैनेजर के द्वारा या टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही फॉर्मल तरीके से काम होता है, जहाँ जो भी यहाँ पे प्लान एंड पॉलिसी, जो भी रूल एंड रेगुलेशन सेट किया गया है, उसे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ही उसकी तरह काम किया जाता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाता है। Formal organization structure clearly spell out the job to be performed by each individual, the authority responsibility assigned to every individual। जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, इन सबको कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया रहता है उनके क्वालिफिकेशन, उनके स्किल के अकॉर्डिंग, और वो अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन structure is created intentionally by the process of organizing. The purpose of formal organization structure to achieve of the organization goal. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो भी पर्पस होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, बहुत ही इफेक्टिव एंड इफिशिएंट तरीके से काम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना बहुत ही फास्टली। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल इज साइन अ स्पेसिफिक जॉब। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर को कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ स्पेसिफिक जॉब दिया गया रहता है। उनको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरली डिफाइन रहता है कि उनका कौन सा जॉब है, उनके पास कौन कौन सी अथॉरिटी या पावर है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल को, हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर को कुछ फिक्स अथॉरिटी या पावर दिया गया रहता है एंड डिसीजन लेने का पावर वहाँ पे उनको दिया गया रहता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इज क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन। यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट अ स्केल चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में
स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है कि अगर टॉप लेवल को लोअर लेवल से बात कर या इंफॉर्मेशन पहुंचानी तो वो डायरेक्ट आके टॉप लेवल आके लोअर लेवल से इंफॉर्मेशन नहीं, तो टॉप लेवल हायरार्की फॉलो करेगा, स्केल ऑफ चेन फॉलो करेगा। वो पहले जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाएगा, जो भी रूल बनाएगा, वो पहले मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजर को बताएगा, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स आके लोअर लेवल को बताएंगे। अगर लोअर लेवल को कोई भी ग्रीवियांसेस है या कोई भी शिकायत है तो वो पहले टॉप लेवल के पास डायरेक्ट जाके उनको नहीं बताएगा, वो स्केलर चेन के थ्रू ही पहले अपने मिडिल लेवल को बताएगा, फिर उसके बाद मिडिल लेवल जाके उनके प्रॉब्लम्स या ग्रीवियांसेस लोअर लेवल का टॉप लेवल को बताएगा। यहाँ पे इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक वर्किंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बहुत ही स्मूथली फंक्शन को फॉलो किया जाता है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया गया है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बहुत ही इफेक्टिव एंड इफिशिएंट तरीके से अचीव कर सके। अब चलिए पढ़ते हैं। No overlapping of work. In formal organization structure, work is systematic divided among various department and employee. यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ओवरलैपिंग या किसी भी एम्प्लॉय पे ओवर बर्डन नहीं दिया गया रहता है। यहाँ पे हर एम्प्लॉय को उसके एक स्पेसिफिक जॉब दिया गया रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसे अथॉरिटी पावर्स दिया गया रहता है। तो यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय पे कोई भी बर्डन नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, हार्मोनी होता है। क्रिएशन ऑफ चैनल ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया रहता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन को, बहुत ही उनके बीच में काफ़ी कोऑपरेशन होता है और हर किसी को पता होता है कि कौन ऑर्डर देगा और कौन ऑर्डर रिसीव करेगा। मोर इम्फेसिस ऑन वर्क, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ले मोर इम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशन। अब चलिए पढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट दीजिए। अब चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिले इन एक्शन। Will following scalar chain of command action get delayed in formal structure। अगर हम स्केलर चेन या चेन ऑफ कमांड के थ्रू चलते हैं तो हमें डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, एक्शन लेने में डिले हो जाता है। क्योंकि अगर हमें कोई भी ग्रीवियांसेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम पहले मिडिल लेवल को बताएंगे, फिर मिडिल लेवल जाके टॉप लेवल को बताएगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए तो फिर जब वहाँ से टॉप लेवल से कोई भी ऑर्डर आएगा तब जाके हम एक्शन करेंगे, तो यहाँ पे एक्शन लेने में या कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी डिले होता है। अब चलिए सेकंड पढ़ते हैं। इग्नोरिंग सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय के नीड्स को या उसके सोशल नीड्स को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय के फिजियोलॉजिकल या सोशल नीड्स को इग्नोर किया जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, जिससे एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाते हैं और अच्छे से कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करते हैं। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गिव इंपॉर्टेंट टू वर्क ओनली इफ इट इग्नोर ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड। यहाँ पे क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इसके डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे वर्कर के नीड्स को क्या कहते हैं कि इग्नोर किया जाता है, उनके रिलेशन और क्रिएटिविटी को, जो भी यहाँ पे जो भी प्लान या पॉलिसी बना है उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना रहता है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय के स्किल और टैलेंट इफेक्टिव नहीं इफिशियंट नहीं हो पाते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। In the formal organization structure, individuals are assigned various job positions. While working at the job position, the individual interrelate with each other and
डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे हर एम्प्लॉय को कुछ वेरियस जॉब पोजीशन दिया गया रहता है, विल वर्किंग एट द जॉब दोज जॉब पोजीशन, और हर एम्प्लॉय अपने अपने काम को करता रहता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर एम्प्लॉय एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली ग्रुप होता है। यहाँ पे हर एम्प्लॉय एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या मैनेजर के बीच में एम्प्लॉय के बीच में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहता है। उन्हें जो भी कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम रहता है, या भी उनको कोई भी आइडिया उनके पास है, तो वो अपने मैनेजर को बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बता देते हैं। तो यहाँ पे ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से काम होता रहता है। यहाँ पे हर कोई फ्रेंडली होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट ऑटोमेटिकली एंड द main purpose of such structure is getting physiological satisfaction। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द फॉर्मल स्ट्रक्चर बिकॉज पीपुल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजीशन इंटर रिएक्ट विथ ईच अदर। यहाँ पे क्या है, जो हर एम्प्लॉय अलग अलग जॉब करता है अलग अलग डिपार्टमेंट पे, बट वहाँ पे इंटर रिलेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ऑन द अदर फॉर्म इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड द जॉब पोजीशन आर क्रिएटेड इन फॉर्मल स्ट्रक्चर, सो देर इज नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, देर विल बी नो जॉब पोजीशन, देर विल बी नो पीपुल वर्किंग एट जॉब पोजीशन, देर विल बी नो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। वहाँ पे क्या है कि कोई भी इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे से बात नहीं कर सकता वहाँ पे। यहाँ पे लेकिन अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो जाके अपने मैनेजर्स को डायरेक्टली बता सकता है, या हर एम्प्लॉय से अपने बात को शेयर। यहाँ पे बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बात होता है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ फिगर्स के द्वारा समझ रहे होंगे। अब चलिए फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर get create automatically without any intended effort of manager। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में हम ऑटोमेटिकली फ्रेंडली कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मैनेजर को कोई एफर्ट नहीं डालना होता है। इनके एम्प्लॉय के बीच में, या उनके और उनके एम्प्लॉय के बीच में बहुत ही फ्रेंडली नेचर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। उनको कोई मैनेजर को कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन के लिए अपने एम्प्लॉय के बीच में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय टू गेट फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के द्वारा फॉर्म किया जाता है, इसीलिए उनके सारे फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन फुलफिल होते हैं एम्प्लॉय की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पाथ एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई भी फिक्स पाथ या कोई फिक्स वो सेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हम इसी अथॉरिटी पे या इसी तरीके से हम काम करेंगे। यहाँ पे बहुत इनफॉर्मल तरीके से काम होता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी। अब चलिए एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स डज नॉट फॉलो स्केलर चेन। यहाँ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में कोई भी स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से कम्युनिकेशन होता रहता है एक दूसरे से। fulfill social need. Informal communication give due to importance to physiological and social need of employee. Informal communication में importance दिया जाता है फिजियोलॉजिकल या सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय के, और इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होकर अच्छा काम करते रहते हैं। करेक्ट फीडबैक। थॉट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर द टॉप लेवल मैनेजर कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉय ऑन वेरियस पॉलिसी एंड प्लान्स। यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजर है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में वो बहुत ही क्लियरली जानते हैं कि एम्प्लॉय के फीडबैक क्या है प्लान एंड पॉलिसी के रिगार्डिंग। अब चलिए पढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्पीडली रूमर्स। अकॉर्डिंग टू सर्वे 75% ऑफ इंफॉर्मेशन स्पीडली थॉट इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर आर रूमर्स विच मे बी मिसलीड द एम्प्लॉय। यहाँ डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूमर्स होते हैं, क्योंकि जो 75% सर्वे किया गया है कि यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो रूमर्स होते हैं, मिसलीड होते हैं एम्प्लॉय के द्वारा। ये इसका डिसएडवांटेज है। नो सिस्टमैटिक वर्किंग। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई भी सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं किया जाता है। मे बिंग निगेटिव रिजल्ट।
if informal organization obsess and policy the change of management, they is become very difficult to implement them in organization. informal organization स्ट्रक्चर में कोई भी प्लान है पॉलिसी एक्सिक्यूट करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. मोर emphasis टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. ये इसका डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कि ये इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को. ये इसका डिसएडवांटेज है. आपको डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस बिटवीन भी ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में ये एग्जाम में आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अब चलते पढ़ते हैं. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइंड लॉट्स ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोंग कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क. यहाँ पे मैनेजर्स लॉट्स ऑफ वर्क करते हैं बट मैनेजर हर काम नहीं कर सकता है. He decide the work among different individual working under him according to the qualification and get the work done from there. यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर हर काम नहीं कर सकता, एक ही एम्प्लॉय सारा काम नहीं कर सकता. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हर एम्प्लॉय को उसके क्वालिफिकेशन, उसके स्किल, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैनेजर उसको जॉब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उनको अथॉरिटी दे देता है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को उनके बीच में बांट देता है. द मैनेजर ब्रिंग विथ शेयरिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ हिज सबॉर्डिनेट. मैनेजर क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ. ही डेलिब्रेटिंग पासेस सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर देता है अपने अपने एम्प्लॉय को या अपने सबॉर्डिनेट को. आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर आल्सो शेयर सम ऑफ अथॉरिटी. जब मैनेजर अपने एम्प्लॉय को या अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर देता है तो वो कुछ अथॉरिटी भी उनको देता है. आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर आल्सो शेयर सम हिज अथॉरिटी. पावर टू मेक डिसीजन विद सबॉर्डिनेट को पावर देता है कि वो डिसीजन ले सके, सो दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कैरी ऑन properly to make sure that every subordinate perform all the work effectively and efficiently. इसीलिए मैनेजर मॉनिटर करता रहता है कि जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी पावर दिए हैं अपने सबॉर्डिनेट को, उसको वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अपने पावर को वो कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा रहा है. ये सब वहाँ पे देखा जाता है. इन सिंपल वर्ड डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फॉर सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. इन सिंपल वर्ड में कहा गया डेलीगेशन का कि डाउनवर्ड ट्रांसफर मतलब अपने नीचे के लोगों को अपनी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर देना. अपने सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर देता है अपने सबॉर्डिनेट को. तो अब चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पढ़ते हैं. इफेक्टिव मैनेजमेंट. इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर पास रूटीन वर्क टू द सबॉर्डिनेट. मैनेजर जो है रूटीन जो वर्क्स है वो अपने सबॉर्डिनेट को पास कर देता है. सो दे आर फ्री टू कंसर्न ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर. तो इसीलिए मैनेजर फ्री हो जाता है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, क्योंकि वो डेली के काम तो नहीं कर सकता. तो फिर वो इंपॉर्टेंट प्लान एंड पॉलिसी में कैसे टाइम उसे मिलेगा इंपॉर्टेंट काम करने में, मैटर में. तो इसीलिए वो अपने जो रूटीन के वर्क्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देता है. इसी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाता है. एम्प्लॉय डेवलपमेंट. एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट. इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने का. इट अलाउड देम टू डेवलप दोज स्किल विच हेल्प देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क. एम्प्लॉय को हेल्प होता है, उसकी जो भी स्किल्स हैं वो और अच्छी हो जाती है इफेक्टिव एंड इफ़िशिएंट तरीके से, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसके पास पावर आ गई, तो वो अच्छे से और काम करेगा. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. जब मैनेजर अपने कुछ अथॉरिटीज़ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र करता है तो इससे सबॉर्डिनेट जो है मोटिवेट को होके और अच्छे से काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव एंड इफ़िशिएंट तरीके से परफॉर्मेंस करता है, जिससे कि facilitate organization growth. In the process of delegation when the manager are passing their responsibility, जब मैनेजर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अथॉरिटी को सबॉर्डिनेट को पास करता है, देन कीप इन माइंड द
क्वालिफिकेशन एंड कैपेसिटी, तो मैनेजर हर एम्प्लॉय के या सबॉर्डिनेट के क्वालिफिकेशन या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अथॉरिटी पास करता है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल, इट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जो भी वर्क एक एम्प्लॉय को दिया गया है, फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय, जो भी एम्प्लॉय फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। अथॉरिटी एम्प्लॉय को जो भी डिसीजन, जो भी पावर दिया जाता है, जो भी अथॉरिटी दिया जाता है डिसीजन लेने के लिए, अभी कोई भी काम करने के लिए जो भी उसे पावर या अथॉरिटी दिया जाता है, उसे ही हम अथॉरिटी कहते हैं। जैसे टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी, जब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसके साथ वो उसे कुछ अथॉरिटी देता है। अकाउंटेबिलिटी, तो आप प्लीज़ इन डिफरेंस बिटवीन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अकाउंटेबिलिटी में, फिर अथॉरिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अकाउंटेबिलिटी, इन सब के आप डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।